नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सी टेट, जे टेट या सिर्फ टेट या रेलवे एसएससी बैंकिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझसे ये हो पाएगा। और जब आप मोटिवेट होते हैं तैयारी करने के लिए, तो आपके पास सबसे पहले मन में ये दुविधा होती है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपसे ही होगा। और आज से ही ट्राई शुरू कर दें और यहाँ से आप अपनी एजुकेशन को नई दिशा दें और अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो चलते हैं करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में। हम बात करेंगे जुलाई महीने की कुछ जो करंट मैंने कलेक्ट किए हैं, एकदम पक्का पीसीएस के अंदाज में, और सारी बातें पीसीएस को टारगेट करके की गई है। साथ में रेलवे एसएससी जे टेट वाले भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले आप जान लें कि 100% सफलता के लिए आप अपना क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल में जाके आप यूट्यूब में जाके अपना क्लासरूम सर्च करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा लोगो आपको दिख गया होगा वीडियो के सामने, यहाँ पे जो लोगो है उस लोगो के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले 6 जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने की घोषणा की। इसकी मुख्य बिंदु यह है कि यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों, इसका जो मुख्य बिंदु है, यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। दूसरी बात है कि यह मंत्रालय सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। यह मंत्रालय सहकारिताओं, कोऑपरेटिव्स के लिए व्यापार करने में आसान के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। इस मंत्रालय के बनाने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 2019 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पहला फेरबदल बड़े पैमाने पर की है और इसमें कई नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। सहकारिता के लिए अलग से प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट भाषण देते हुए रखा था। और सहकार भारती है की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की मांग भी रखी थी। इन्हीं मंत्रालयों के विलय की मांग की गई थी कि 2014 से नौकरशाही पैनल की ओर से एक ही क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों के विलय की सिफारिशें की जा रही थी। पहले कार्यकाल में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो मंत्रालय, खास करके शहरी विकास और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन को मिला दिया था। और 2017 में एक नया मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया गया था। मोदी सरकार के तहत दूसरा मंत्रालय जो 2.0 के नाम से जाना जाता है, इस दूसरे कार्यकाल सत्ता में आने के बाद 2019 के बाद से सहकारिता मंत्रालय बनाया जाने वाला दूसरा मंत्रालय है। 2019 के कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। हालांकि यह एक सहकारिता मंत्रालय से बिल्कुल अलग है। जल शक्ति मंत्रालय दो मौजूदा मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों को एकीकृत करके बनाया गया था। यह एकीकरण पीएम मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप किया गया था।
नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी। जम्मू में भारतीय वायुसेना IAF स्टेशन पर एक ड्रोन हमले के बाद वायुसेना ने भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के हमले को रोकने के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि वायुसेना ने काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS के लिए भारतीय विक्रेताओं से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जारी किया है। काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS को दुष्ट ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि 27 जून 2021 को जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया था, जहां 2 मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल बम गिराने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। क्या है CUAS, इसको जानते हैं। CUAS का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS का पता लगाना है, पहचान करना है, ट्रैक करना है, नामित करना है और बेअसर करना है। किल विकल्प के रूप में लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि लेजर DUW आवश्यक है। इस सिस्टम को सॉफ्ट किल विकल्प के रूप में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जैमर सिस्टम GNSS और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर से लैस करने की आवश्यकता है, जबकि ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक हार्ड किल विकल्प के रूप में आवश्यक है। दोस्तों, इसी के तहत CUAS के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी, ये चीज़ जानेंगे। इसे UAS के लिए प्रभावी नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए मल्टी सेंसर और मल्टी किल समाधान भी प्रदान करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के वातावरण में न्यूनतम सांपार्श्विक क्षति यानी कि मिनिमम कोलेट्रल डैमेज होनी चाहिए। यह ऑपरेटर के लिए समग्र वायु स्थिति जन्य चित्र यानी कंपोजिट एयर सिचुएशनल पिक्चर भी उपलब्ध करवाना चाहिए। मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता होती है जो क्रॉस कंट्री क्षमता वाले स्वदेशी वाहनों पर लगाए जाते हैं। इसे स्वदेशी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई EPS प्रणाली द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। यह सड़क और हवाई परिवहन के योग्य होना भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों निपुण भारत पहल। तो क्या है NIPUN भारत इनिशिएटिव, इस बारे में हम लोग जानेंगे। केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल यानी कि निपुण भारत इनिशिएटिव नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसे प्रारंभिक चरण में छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा। निपुण भारत मिशन क्या है? निपुण का अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष के 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा ही होगा। निपुण का कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो निपुण भारत पहल केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह योजना क्यों शुरू की गई, इस बारे में जानते हैं। भारतीय स्कूलों में मूलभूत शिक्षा एक खामी रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार वर्षों में स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र बुनियादी अंकगणित को पढ़ समझ नहीं पाते। इस प्रकार इस मुद्दे से निपटने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। नई शिक्षा नीति का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 4 से 8 आयु वर्ग के 25% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास आयु उपयुक्त संज्ञानात्मक कॉग्निटिव और संख्यानात्मक कौशल न्यूमेरेसी स्किल नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में सीखने की भारी कमी है। 6 साल से कम उम्र के 4% बच्चे कम से कम अक्षरों को पहचानने में सक्षम हैं। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के 8% बच्चे अपने नीचे कक्षाओं के पाठ पढ़ सकते हैं और कक्षा तीसरी के 8% छात्र अपने से 2 स्तर नीचे के छात्रों के लिए बने पाठ पढ़ा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने एनपीसीआई को इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर शुरू करने को कहा है। एनपीसीआई क्या है, इस बारे में जानेंगे। भारत सरकार की भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर क्या है? ये वाउचर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह है जिसका उपयोग केवल टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। नियोक्ता इन वाउचरों को थोक में खरीद सकते हैं। यह वाउचर कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भेजे जाएंगे। बाद में कर्मचारी कैशलेस टीकाकरण के लिए अस्पताल से वाउचर शेयर करेगा। इस वाउचर की मदद से अस्पतालों के खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। यह वैक्सीन वाउचर कर्मचारियों को निकटतम केंद्र पर टीकाकरण कराने को सक्षम बनाएगा। वैक्सीन ई वाउचर निजी क्षेत्र को भी वैक्सीन निर्माताओं के साथ बुकिंग ऑर्डर की योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, वाउचर का लाभ, इन वाउचर की मदद से अस्पतालों को टीकाकरण का भुगतान उनके बैंक खाते में तुरंत मिल जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म को टीकों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसका उपयोग किसी भी प्रकार से लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एक छाता संगठन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करता है। इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में हुई थी। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। इसरो ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कोविड लॉकडाउन के कारण पैदा हुई सीखने की खाई को पाटने के लिए पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय अस्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें क्या कहा गया है, देखते हैं। इसरो के वैज्ञानिक 2 जुलाई 2021 को शिक्षा से के लिए संसदीय अस्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और दूरदर्शन के अधिकारियों के समक्ष छात्रों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टीवी कक्षा के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसरो सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए राज्यों को उपग्रह अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार है। सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत छात्र क्लस्टर कक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं और स्मार्टफोन और डेटा कनेक्टिविटी के मुद्दे को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हल किया जा सकता है। इससे पहले विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल ने तकनीकी सहायक प्रदान करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों से मदद मांगी थी ताकि उन छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू की जा सके जिन्हें कोविड महामारी के कारण स्कूल के पाठ्यक्रम में सीखने की कमी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इसी आधार पर इनसेट पूरे भारत में टेलीविज़न कवरेज के विस्तार के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है जो सैटेलाइट टेलीविज़न 100% क्षेत्र और 100% आबादी को कवर करता है। दूरदर्शन देश भर में टेलीविज़न सेवाएं प्रदान करने के लिए इनसेट उपग्रहों का उपयोग करता है। वर्तमान में 33 दूरदर्शन टीवी चैनल इनसेट 3A, इनसेट 3C और इनसेट 4B के सी बैंड ट्रांसपोंडर द्वारा संचालित हैं। ये सभी सैटेलाइट टीवी चैनल डिजिटल हैं। दूरदर्शन द्वारा संचालित सैटेलाइट टेलीविज़न सेवाएं दूरदर्शन द्वारा संचालित सैटेलाइट टेलीविज़न सेवाओं को राष्ट्रीय नेटवर्किंग सेवा DD1, DD न्यूज़, DD2, DD उर्दू, DD स्पोर्ट्स, DD इंडिया, DD भारती और DD HD भी शामिल है। दोस्तों, छठा है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेंपु पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। 2020 का जो सम्मान है, कुवेंपु सम्मान, वह उड़िया के जो कवि है डॉक्टर किशोर पांडा को दिया गया। डॉक्टर पांडा के नाम को प्रोफेसर हम्पा नागराजया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इस समिति के अन्य सदस्यों में बंगाली लेखक श्यामल भट्टाचार्य, कन्नड़ कवि डॉक्टर HS शिवप्रकाश और केंद्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव अग्रहारा कृष्णमूर्ति थे।
देखें कुवेंपु पुरस्कार क्या है। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि कुवेंपु की स्मृति में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये की नगद पुरस्कार, एक रजत पत्र और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार राष्ट्रकवि कुवेंपु ट्रस्ट द्वारा 2013 में स्थापित किया गया था ताकि साहित्यकारों को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में उसके योगदान के लिए सम्मानित किया जा सके। मलयालम, उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी और कन्नड़ के लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें शिवमोगा जिले के कुपाली में आयोजित कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया। यह जिला कुवेंपु का जन्म स्थान है और यह पुरस्कार आमतौर पर 29 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, लेकिन 2020 के कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई थी। डिजिटल इंडिया अभियान की 6वीं वर्षगांठ। दोस्तों, 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान का 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। क्या था मुख्य बिंदु इसमें? लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे डिजिटल तरीकों को अपना के उनका जीवन आसान हो गया है। पीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिस्टम और सुविधाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत का समय की आवश्यकता है। पीएम के मुताबिक डिजिटल इंडिया का मतलब है सभी के लिए अवसर, सभी के लिए सुविधा और सभी की भागीदारी। डिजिटल इंडिया अभियान की उपलब्धियां क्या है? इस दौरान डिजी लॉकर के तहत आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज के दस्तावेज, आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आसानी से सुरक्षित रूप में स्टोर किए जा सकते थे। डिजिटल लेन देन में किसानों के जीवन अभूतपूर्व बदलाव लाया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 10 करोड़ किसान परिवारों को सीधे 1,35 करोड़ रुपये बैंक खाते में जमा कराएगा। डिजिटल इंडिया अभियान ने कोविड-19 महामारी के बीच देश की मदद की। देशवासियों की जरूरत और लोगों की सहायता के लिए सीधे उनके बैंक खातों में रुपये भेजे। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के रूप में आरोग्य सेतु ने कोरोना संक्रमण को रोकने में काफ़ी मदद की। कोविन ने कई देशों की रुचि आकर्षित की और देश में टीकाकरण के लिए भारत को कोविन ऐप पर रुचि दिखाई। दोस्तों, डिजिटल इंडिया एक अभियान है जिसके द्वारा सरकार शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे का उपयोग करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों को उपलब्ध कराई जा सके। भारत को प्रौद्योगिकी और के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करता है। इसकी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। यह पहल 3 मुख्य घटक, सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में वितरित करना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता है। इसे 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था और इसी का 6वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में हर साल 1 जुलाई को पूरे देश में हमारे समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का पालन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय यानी बीसी रॉय को सम्मानित करता है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि इसी दिन होती है। दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पटना, बिहार में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई 1962 ईस्वी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। वे आधुनिक अत्यधिक सम्मानित चिकित्सक और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक 14 साल तक इस पद पर बने रहे। उन्हें अक्सर पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार माना जाता। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हावड़ा के 5 शहरों की स्थापना की थी। वे ब्रह्म समाज के भी सदस्य थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के पूर्व छात्र थे। उन्हें 1961 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने उनकी स्मृति में डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की। उन्हें 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गठन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म